Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. So today we are going to start next poem which is A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. So before starting the poem, we're going to know about Leslie Norris, who is the poet of this poem. So his full name is George Leslie Norris, and he was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. He had published his first poem at the age of 17. His personal works deal with the themes as his Welsh home, his past, especially the pre-war period, his experience as teacher, nature, and the life of the instinct. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University, and Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publication has won many prizes. So, लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. ही इज़ अ वेल्श पोएट. वेल्स इज़ अ कंट्री. ठीक, वेल्स एक अलग कंट्री है और ही इज़ वन ऑफ द अवार्ड विनिंग राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया के जो अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं उनमें से एक हैं, और इनकी जो पोइट्रीज़ हैं वो इनकी पर्सनल लाइफ से डील करती हैं. साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर, ठीक, वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोएट्स हुए थे उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड वॉर या प्रिजन इनसे रिलेटेड पोएम्स लिखी थी. तो लेस्ली नॉरिस भी सेम टाइप की जो पोएम्स हैं वो लिखते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं. तो लेट्स see that what happens in the poem A Tiger in the Zoo. So this is the poem. I'm going to read it later. Okay. So A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris and that was published in 1938. ये जो poem है Leslie Norris ने लिखी थी और ये publish हुई थी 1938 में. And this poem talks about the misery and helplessness of a caged tiger inside a zoo. The poem also talks about the kind of life the tiger would have had he been free to the roam in the jungle. The poem highlights the sad plight of the wild animals whom human beings capture for fun and money. So ये जो poem है, इस पोएम में बेसिकली जो पोएट हैं वो ह्यूमन बीइंग के क्रूएल नेचर के बारे में बात करते हैं. वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने फ़न के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, मनी के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पिंजरों में बंद रखते हैं. और इस पोएम में पोएट ने टाइगर का एग्जाम्पल लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि टाइगर जो है वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में कैसे रहता, और जब उसे केज में डाल दिया जाता है तो उसका जो बिहेवियर है वो किस टाइप का हो जाता है. सो वी कैन से दैट द पोएट इज ट्राइंग टू सेट अ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एज वेल एज द टाइगर इन द फॉरेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. He stalks in the vivid stripes the few steps on his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. So in this paragraph, the tiger with his bright and noticeable stripes moved around in the cage. The phrase few steps indicate that the cage is small where he can't move with ease and is able to take only a few steps. His footsteps are quiet because his padded soft feet, which are like velvet, allow him to walk soundlessly. The tiger tries to control his anger by quickly walking in the limited area of the cage. He is angry because he is not free. So इस पैराग्राफ में
जो पोएट है पहली लाइंस में जो है टाइगर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है. सो कहता है कि टाइगर की जो बॉडी है उसमें जो उसकी स्किन है दैट इज़ वेरी ब्राइट एंड येलो. ठीक, टाइगर की जो स्किन होती है ना येलोइश गोल्डन ब्राउन होती है और उसके ऊपर क्या होती है नोटिसेबल स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की क्या बनी होती है लाइंस बनी होती हैं. तो जो टाइगर है वो केज के अंदर है और केज जो है बहुत छोटा है उसका, तो धीरे धीरे से अपने केज में क्वाइटली मूवमेंट कर रहा है. अब उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ही इज़ टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स. ठीक, स्पेस होता तो बहुत ज़्यादा चलता, अब स्पेस नहीं है तो उसको छोटे छोटे से स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं. एंड उसके जो स्टेप्स हैं उनकी कोई वॉइस नहीं होती. ठीक, टाइगर के जो क्लॉज होते हैं जो उसके पैर होते हैं दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेलवेटी. ठीक, उसके जो फीट होते हैं पैर होते हैं उनमें क्या होता है पैड होता है. अब अगर आपने कैट भी देखी है बिल्ली भी देखी है तो बिल्ली जब चलती है तो साउंड नहीं होता है ना. तो टाइगर भी जो है वो कैट फैमिली का ही एक एनिमल है. अब जब टाइगर चलता है तो पैडेड फीट होने की वजह से उसके चलने का कोई साउंड नहीं होता. एंड टाइगर वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वॉज कैप्टिवेटेड इन द केज. टाइगर जो है गुस्सा भी है. सो अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कंपैरिजन करते हैं टाइगर अगर जंगल में होता तो उसका बिहेवियर कैसा होता. सो ही सेज दैट ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडलिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल where plump deer pass. So he says that tiger should be hiding in the shadows of long grass in the forest, waiting near water bodies, ready to pounce upon a deer or any other animal that comes to drink water. The tiger should be able to hunt its prey, and the poet feels that the actual habitat of a tiger is the forest where he should live, roam around freely, and hunt and eat. So, यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है अभी अगर जंगल में होता तो वो किसी घास के पीछे छुपा होता. ठीक, या फिर वो किसी वाटर बॉडी यानी किसी तालाब या नदी के किनारे जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं वहाँ छुपा होता. क्यों छुपता, एज जो तालाब होते हैं या नदी होती है वहाँ जंगल के जो भी जानवर होते हैं वो पानी पीने को आते हैं. तो टाइगर जो है वो फिराक में रहता कि कैसे कोई जानवर वहाँ आए और उसके ऊपर हमला करे अपना शिकार बनाए उसे. ठीक, सो टाइगर जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है. इट्स नॉट द केज, इट्स नॉट द जू. वो जू भी नहीं है, वो केज भी नहीं है. उसका नेचुरल हैबिटेट है जंगल जहाँ वो फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली खा सकता है और फ्रीली शिकार कर सकता है. Now, again he says that he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे को पोएट कह रहा है कि जो टाइगर है वो अभी अगर जंगल में होता तो he would have snarled around the houses located at the edge of the jungle. तो जो टाइगर है वो जंगल के आसपास जो जंगल की आउटस्कर्ट्स होती हैं वहाँ जितने भी विलेजेस हैं उनमें चक्कर मार रहा होता, उसमें राउंड लगा रहा होता और वो अपनी रोरिंग साउंड से, अपनी साउंड से गांव वालों को डरा रहा होता. ठीक, अब देखो जब यहाँ बाघ आता है तो यहाँ के लोग भी टेरराइज हो जाते हैं ना. ठीक, वैसे ही जो टाइगर है अगर किसी गांव में चले जाए तो वो लोग उसको देखकर डर जाते हैं. ठीक, सो दिस स्टैंजा इज अ सबल हिंट एट व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल. ओके, wild animals fail to find food in the forest and they are forced to turn to the towns and villages for food. Also, the snarl may be warning for the villagers to keep away from the jungle. He means to scare the villagers so that villagers don't destroy the tiger's natural habitat.
ठीक है। अब जो टाइगर है वो जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को क्यों डराता है? क्योंकि वी पीपल आर डिस्ट्रॉइंग हिज नेचुरल हैबिटेट। हम टाइगर का जो रहने का इलाका है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे और हम लोगों ने जंगल ख़त्म कर दिए हैं। तो टाइगर के पास रहने के लिए जगह तो बची है नहीं। ठीक। अब टाइगर के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो टाइगर क्या करेगा कि वो जहाँ उसका पुराना एरिया था वहाँ तक तो वो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक। एज वेल एज अब जंगल कम हो गया है, जंगली जानवर हम लोगों ने मार दिए हैं, टाइगर के पास खाने के लिए फूड नहीं है, तो कहाँ आएगा? विलेजेस में, सिटीज़ में आएगा ताकि उसको कुछ ना कुछ फूड मिल पाए। सो टाइगर जो है वो स्नार्लिंग जो है वो चिल्लाता है, रोर करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोगों को वो डराना चाहता है कि दे शुड नॉट कम टू हिज एरिया। लोग जो हैं उसके एरिया में नहीं जाएं, जंगलों को ना काटें। ठीक। ये टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है और टाइगर को अगर रहने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा जानवरों को तो ऑब्वियस सी बात है, टाइगर हो या कोई भी एनिमल हो, वो सारे के सारे सिटीज़ में ही आएंगे। ओके। सो वी पीपल आर द रीज़न कि टाइगर्स जो हैं वो सिटी में आकर या विलेजेस में आकर लोगों को डराते हैं या उनको मारते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, starling the length of the cage, ignoring visitors. In this stanza, the poet comes back to the reality. अब यहाँ इस स्टेंजा में पोएट दोबारा से रियलिटी पे आता है। अब वो टाइगर की नेचुरल कंडीशन को छोड़ देता है। अब वो दोबारा से बता रहा है कि टाइगर जू में है और उसकी एक्चुअल में कंडीशन कैसी है। वो कहता है कि अब जो टाइगर है वो ज़ू के अंदर एक कंक्रीट सेल में बंद है एंड चारों तरफ उसका एक बाड़ा लगाया हुआ है, एक बार्स लगाई हुई हैं। एंड अब टाइगर का जो नेचर है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा फेरोसियस होता है ना, फेरोसियस। बट अब उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ह्यूमंस ने क्या कर दिया? लॉक कर दिया बार्स के अंदर, उसको एक जेल के अंदर डाल दिया है। अब वो क्या कर सकता है कि जेल के अंदर अपने पिंजरे के अंदर 2-4 राउंड ही लगा सकता है और लोगों को डराने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक। क्योंकि उसको जो स्ट्रेंथ है उसका कोई यूज़ नहीं है, लोग उसको देखकर अब डरेंगे भी नहीं। आप ही अगर जू में जाकर टाइगर को देखोगे तो आप उसको देखकर इंजॉय करते, यू विल टेक सेल्फीज अलॉन्ग विद द टाइगर और यू विल क्लिक द पिक्चर्स ऑफ टाइगर। बट अगर आपके सामने रियल में टाइगर आ जाए तो यू विल गेट टेरराइज्ड, अब डर जा। सो टाइगर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको देखकर डरते ही नहीं है। तो टाइगर ने भी लोगों को डराना छोड़ दिया है। अब आते हैं हम लास्ट पैराग्राफ पे। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो लास्ट स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि टाइगर जो है वो रात भर नहीं सो पाता क्योंकि रात भर विजिटर्स आते रहते हैं, दिन के समय भी। अब टाइगर का जो सोने का टाइम होता है, वैसे तो रात को टाइगर सोता नहीं है, टाइगर का सोने का समय है डे टाइम। ठीक। अब डे टाइम पे तो अब जू में क्या होता है कि दिन भर विजिटर्स हैं, दिन भर विजिटर्स हैं। ठीक। तो टाइगर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो सो नहीं पाता है। अब रात को भी उसकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। रात को क्या होता है कि वैसे तो उसकी हैबिट है, ही इज़ अ नॉकचर्नल एनिमल। नॉकचर्नल एनिमल मतलब जो रात को शिकार करते, रात को जागते हैं। तो ही लाइज अवेक टिल द लास्ट मैन ऑफ द जू हैज़ लेफ्ट। तो इस वजह से क्या होता है कि वो रात को सोने की उसकी हैबिट ही नहीं है, तो रात को नहीं सो पाता। अब रात को जो है जू में वैसे भी पेट्रोलिंग जो कार्स होती हैं, पेट्रोलिंग कार रात भर चक्कर मारती हैं कि कोई एनिमल वहाँ से पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया। ठीक। उनको चेक करने के लिए रात भर पेट्रोलिंग होती है और वो पेट्रोलिंग कार का जो साउंड होता है वो भी टाइगर को नहीं सोने देता। तो टाइगर जो है रात को बस आसमान को देखते रहता है, आसमान में जितने भी शाइनिंग स्टार्स हैं उनको देखता है एंड ही ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स और
or he compares his confinement with the freedom of the stars free to shine out there in the sky. और टाइगर जो है बस स्टार्स को देखते रहता है और सोचता है कि जो स्टार्स हैं वो कितने लकी हैं, वो फ्रीली आसमान में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है, उनको बाउंड करने वाला कोई भी नहीं है. So, at the end, you can understand that this poem shows the contrast of एनिमल. ठीक, एनिमल के बारे में ही बता रहा है ये कि एक एनिमल को जंगल से उठाकर अगर हम केज में डाल देते हैं उसके साथ क्या होगा. हम खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हमें जो है एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और हमारे जो है बाहर घूमने की आज़ादी ना हो, ठीक, अगर हमसे सारे फ्रीडम्स को ले लिया जाए तो हमें कैसा फील होगा. द सेम थिंग हैपन्स इन द पोएम. ओके, सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. ठीक, यही जो है इसकी थीम है कि हमें जो है एनिमल्स को इनकेस्ड नहीं करना चाहिए. दे ऑल्सो हैव राइट टू इन्जॉय देयर फ्रीडम. ओके, सो इसका जो राइमिंग स्कीम है ABCD, आप इसको अपनी बुक पे चेक करिए. लास्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं देखो अलग अलग हैं हर पैराग्राफ में, बट सेम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABCD. अब इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. पहली है पर्सोनिफिकेशन. टाइगर को यहाँ पर्सोनीफाई किया है पूरी पोएम में. उसके लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं ही, ठीक, हिज. तो टाइगर यहाँ पे को हमने एज अ पर्सन की तरह यूज़ किया है. फिर है मेटाफर. मेटाफर, यू नो दैट व्हाट इज़ मेटाफर. ठीक है, तो यहाँ मेटाफर का यूज़ हुआ है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में इन लाइन नंबर 3. तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैरों को जो है वेलवेट क्वाइट की तरह कंपेयर किया गया है. ओके, फिर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. देखो एस और आई का रिपीटेशन है इसमें. ओके, देन उसके बाद पी का रिपीटेशन है स्टैंजा 2 में. ठीक, उसके बाद स्टैंजा 3 में हमारे एस का जो है रिपीटेशन है. ठीक, तो ये है हमारे अलिट्रेशन. वैसे ही ऑक्सीमोरॉन का यूज़ हुआ है. ठीक, क्वाइट रेज इज ऑक्सीमोरॉन हियर. ठीक, फिर है एम्बेजामेंट ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है. इसमें क्या होता है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन beyond the end of a line, couplet or stanza. When we sentence these into another line without a punctuation is called embellishment. embellishment मतलब क्या होता है कि हम जो है बिना पंक्चुएशन मार्क के लाइन को चेंज कर देते हैं. तो इस पोएम में बहुत बार जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क लाइक कॉमा फुल स्टॉप के बाद पोएट ने लाइंस को चेंज किया है. ठीक, अब है ओनोमेटोफिया. ओनोमेटोफिया इसमें है एक वर्ड दैट इज स्नार्ल्ड. स्नार्ल जो है एक वर्ड है जो साउंड को डिनोट कर रहा है. इमेजरी मतलब जहां हम इमेजिनरी थिंग्स को एज अ रियल थिंग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो इस पोएम में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का यूज़ किया है, चीज़ों को जो है बहुत रियल बनाने की कोशिश की है. ठीक, तो इमेजनरी इसमें यूज़ हुई एक फिगर ऑफ स्पीच है. सो दैट्स इट इन दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.